wake up, I feel cozy, yeah. Can नमस्कार मित्रों, मैं शोभाराम प्रजापति विजन क्लासेस की निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश के सामान्य जानकारी और उसके गुणों के बारे में बात कर रहे हैं। सामान्य जानकारी के बारे में बात करें तो प्रकाश के गुण, प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश के कौन से प्रकाश के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है दैनिक जीवन में, हम उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, हम सबसे पहले प्रकाश के बारे में बात करें, प्रकाश के गुणों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला गुण प्रकाश का होता है कि हमें देखने के लिए दृष्टि क्षेत्र उपलब्ध करवाता है। हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, यह प्रकाश के कारण ही संभव है। अगली बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति, यानी और तरंगीय, जिसको द्वैत प्रकृति के रूप में हम दैनिक जीवन में या इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जानते हैं। अगली इसकी बात करें कि द्वैत प्रकृति की जो दिया, ये किसने दिया? द्वैत प्रकृति का जो प्रस्ताव दिया, ये दिया था डी ब्रोगली ने। किसने दिया मित्रों? ये डी ब्रोगली ने। आगे बात करते हैं कि जो इसकी प्रकृति होती है वो एक और प्रकृति इसके सामने आई, विद्युत चुम्बकीय प्रकृति। कैसी प्रकृति होती है मित्रों इसकी? विद्युत चुम्बकीय प्रकृति होती है। ये जो बताया, ये बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो मैक्सवेल थे। कौन थे मित्रों? मैक्सवेल। अब विद्युत चुम्बकीय प्रकृति क्या होती है कि इसको गति के लिए, या जब भी ये गतिशील होता है प्रकाश, कि इसको विसरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसकी प्रकृति को कैसा माना गया? विद्युत चुम्बकीय प्रकृति या ईएमआर प्रकृति। आगे बात करते हैं कि इसकी जो तरंग की जो प्रकृति होती है, वो तरंग की प्रकृति कैसी होती है मित्रों? अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। इसकी तरंग कैसी होती है? अब बात करें कि पूछा जा कि प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ प्रकृति की तरंग होती है। कैसी प्रकृति की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति की। तीन की बात, प्रकाश का जो वेग होता है मित्रों, निर्वात में सर्वाधिक होता है। कहाँ होता है सर्वाधिक वेग? निर्वात में होता है। निर्वात में इसका वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बात करते हैं कि ये निर्वात में सबसे ज्यादा इसका वेग होता है। अब यदि बात करें कि सबसे कम वेग इसका किसमें होता है, तो ये माध्यम के ऊपर निर्भर करता है कि सबसे कम वेग इसका किसमें होगा। जब दो माध्यम होंगे तो उनकी तुलनात्मक रूप से हम देख पाएंगे कि कौन से में वेग ज्यादा होगा, कौन से में वेग कम होगा। तो हम बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा निर्वात में, उससे कम होता है गैसों में, और अलग अलग गैसों में भी अलग अलग होता है वेग मित्रों, इस चीज का भी ध्यान रखें। आगे बात करेंगे तो इसके बाद होता है द्रव में। तो द्रव में भी ये स्थिति होती है कि अलग अलग प्रकार के द्रव में भी अलग अलग वेग होता है प्रकाश का। आगे बात करेंगे ठोस में। ठोस में सबसे कम होता है मित्रों, सबसे ज्यादा किसमें होता है? निर्वात में। और सबसे कम किसमें होता है प्रकाश का वेग? ठोस में। अब बात करते हैं कि प्रकाश का अगला गुण। प्रकाश का अगला गुण, प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है। कैसे रेखा में गमन करता है मित्रों? ये सीधे रेखा में गमन करता है। इसके कारण ही छाया बनती है। इसके अलावा अन्य दो घटनाएं वो भी इसके कारण ही घटित होती है। इसके कारण ही घटित होती है। वो घटनाएं हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। मित्रों, प्रकाश से रिलेटेड बात की जाए तो ये दोनों घटनाओं का जो स्वरूप है वो इस सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही अपने को दिखाई देता है। हम बात करते हैं अमावस्या के दिन क्या होता है। अमावस्या के दिन क्या होता है मित्रों? सूर्य ग्रहण। और पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चंद्र ग्रहण। ये भी प्रश्न पूछा गया मित्रों। आगे बात करते हैं प्रकाश के अन्य गुणों के बारे में। हम बात करते हैं जो श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश ये 7 रंगों का मिश्रण है। 7 रंगों का मिश्रण। मित्रों, यहाँ पर एक विसंगति होती है कि प्रकाश में केवल 7 ही रंग होते हैं। मित्रों, प्रकाश में इसके अलावा भी कई रंग होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। केवल विजुअल लाइट ही होती है वो 7 रंगों की हम देख पाते हैं। इसलिए हम मानते हैं कि प्रकाश में केवल 7 ही रंग होते हैं। तो इस भ्रांति से दूर हो आप, इस भ्रांति से हटे आप कि 7 रंगों के अलावा भी प्रकाश होता है, केवल हमको दिखाई देता है 7 रंग का। इसलिए हम इस विसंगति से बंधे हुए कि श्वेत प्रकाश में केवल 7 रंग होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो प्रकाश का जो 7 रंगों में जो विभाजन है, 7 रंगों में जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया? ये किया गया वर्ण विक्षेपण की घटना के माध्यम से। वर्ण विक्षेपण के द्वारा। वर्ण विक्षेपण की जो घटना है, स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम जो ये दिया था मित्रों न्यूटन महोदय ने। किन्होंने दिया था? ये न्यूटन महोदय ने। न्यूटन महोदय ने प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की घटना को प्रतिपादित किया था मित्रों। तो न्यूटन महोदय ने प्रिज्म में क्या किया मित्रों? एक प्रिज्म लिया और उस प्रिज्म में श्वेत प्रकाश को डाला, और श्वेत प्रकाश जैसे ही इस प्रिज्म से बाहर निकलता है तो ये अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। और कितने रंगों में बढ़ता है मित्रों? 7 रंगों में। VI B G Y O R। इस प्रकार ये विबज्योर के रूप में 7 रंगों में अवघटित मतलब विवाहित हो जाता है। तो ये 7 रंग, सबसे जो ज्यादा रंग देरी होती है वो लाल रंग की होती है। किस रंग की होती है मित्रों? लाल रंग की।
और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है मित्रों? बैंगनी रंग की। यहाँ से एक प्रश्न निकलता है मित्रों कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण घटना में सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? तो सर्वाधिक विचलन किसमें होता है मित्रों? बैंगनी में। सर्वाधिक विचलन किसमें होता है? बैंगनी में। और सबसे कम विचलन किसमें होता है? लाल रंग में। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य मतलब लैम्डा, तरंगदैर्घ्य को किस लिखते हैं? लैम्डा से ही सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? रेड की। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? बैंगनी की। हम इसीलिए बात करते हैं तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है मित्रों? तरंगदैर्घ्य होता है दूरी तय करना। सबसे ज्यादा दूरी कौन सा रंग तय करता है? तो सबसे ज्यादा दूरी लाल रंग तय करता है, इसलिए इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए जो संकेत बनाए जाते हैं, यातायात संकेत जो बनाए जाते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, या इससे कम तरंगदैर्घ्य येलो या ग्रीन से बनाए जाते हैं। मित्रों सबसे ज्यादा बात करें तो लाल रंग से बनाए जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मित्रों, न्यूटन महोदय ने एक बात और बताई यहाँ पर कि जो प्रकाश जो होता है वो कणीय रूप में होता है। इस कण को उन्होंने फोटोन कहा मित्रों। क्या कहा? उस कण को, प्रकाश के कण को क्या कहा न्यूटन महोदय ने? फोटोन। फोटोन को कहा गया ऊर्जा का पैकेट। क्या कहा जाता है मित्रों? ऊर्जा का पैकेट या ऊर्जा का बंडल। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि फोटोन क्या है? प्रकाश का ही एक रूप है, कणीय रूप। प्रकाश का एक कणीय रूप है जिसे फोटोन कहते हैं। किन्होंने बताया? ये न्यूटन महोदय ने बताया था ये। और ये ऊर्जा के पैकेट का रूप भी इसको माना गया है। आपने देखा होगा ऊर्जा कण के रूप में कैसे होती है। आपने जब सूर्य का प्रकाश किसी सतह पर गिरता है तो सतह धीरे धीरे गर्म होती है। मतलब प्रकाश की जो ऊर्जा होती है कण के रूप में धीरे धीरे एक सतह को मिलती है और धीरे धीरे वो सारी सतह क्या हो जाती है? गर्म। तो इस प्रकार ये हम देख पा रहे हैं कि रंगों का विभाजन केवल 7 रंगों में नहीं है, इसके अलावा भी रंग हैं। उन रंगों के बारे में बात नहीं होती है, केवल विजुअल लाइट होती है 7 रंगों में, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और होती है कि जो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन से होते हैं मित्रों? यहाँ पर प्राथमिक रंग लाल, हरा और नीला, ये 3 रंग प्राथमिक रंग होते हैं। ये बात हुई मित्रों। यहाँ तक हमने पढ़ा प्रकाश के गुणों के बारे में। हाँ, एक बात और कर लेते हैं यहाँ पर कि जो प्रकाश जो होता है पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य से जब प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो 499 सेकंड लेता है मित्रों। सीधी सी बात है, 8 मिनट और 19 सेकंड। यही बात करते हैं चंद्रमा से। तो चंद्रमा से कितना समय लेता है मित्रों? 1 मिनट और 28 सेकंड। कितना समय लेता है? 1 मिनट और 28 सेकंड। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है कितने समय में आता है? 499 सेकंड में, 8 मिनट और 19 सेकंड में। और जो चंद्रमा से जो प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है वो कितने सेकंड में पहुंचता है? 88 सेकंड में, 1 मिनट और 28 सेकंड में। हम बात करेंगे मित्रों प्रकाश की अन्य घटनाओं के बारे में। प्रकाश की कौन कौन सी घटनाएं और उन प्रमुख घटनाओं पर हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं उन प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। प्रकाश का परावर्तन क्या है, हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको समझेंगे। जब एक प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को मित्रों कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझने का प्रयास करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी सतह, कहने का मतलब दर्पण से समझ लेंगे इस बात को आप। दर्पण पर जब प्रकाश किरण गिरती है, टकराने के बाद स्वतः उसी माध्यम में वह लौट जाती है। टकराने के बाद में परावर्तन होता है, यहाँ से परावर्तित किरण उसी माध्यम में लौट जाती है। यहाँ पर एक विशेष बात है कि जो परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं। सतह कैसी होती है? चमकदार होती है, सपाट होती है। और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ से 2 नियम है यहाँ पर परावर्तन के कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों इक्वल होते हैं। पहला नियम है इसका। दूसरा नियम इसमें यह है अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन की परिभाषा से संबंधित बात हुई। परावर्तन का डायग्राम हमने देखा
अब बात करते हैं परावर्तन के रूपों की। परावर्तन के कितने प्रकार बताए गए हैं। बात कर रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। हम आगे बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कि इसके कितने प्रकार माने गए हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार माने गए हैं दो। कितने प्रकार माने गए मित्रों? दो प्रकार माने गए। पहला प्रकार है इसका नियमित और दूसरा प्रकार इसका विशिष्ट परावर्तन। हम बात करते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार नियमित और विशिष्ट परावर्तन होता है। तो किसी चमकदार या सपाट सतह से जो परावर्तन होता है वो कैसा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन होता है मित्रों। दूसरा परावर्तन होता है विशिष्ट परावर्तन, जो खुरदरी और उबड़ खाबड़ सतह से जो परावर्तन होता है वो विशिष्ट परावर्तन होता है। इनको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि जो दीवार से जो परावर्तन होता है तो संपूर्ण प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। तो प्रकाश का कमरे में फैल जाना कौन सा परावर्तन है? विशिष्ट परावर्तन है। जबकि दर्पण में आप जब अपना चेहरा देख पाते हैं वो कैसा परावर्तन है? एक नियमित परावर्तन है। तो यहाँ से एक तथ्य निकल कर आता है कि एक स्पष्ट प्रतिबिंब जिस परावर्तन में होता है वो कौन सा परावर्तन होता है? नियमित परावर्तन। और जिसमें एक स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है वो कैसा परावर्तन होता है? विशिष्ट परावर्तन। तो यहाँ पर दोनों में अंतर समझ में आपके आ गया होगा मित्रों। दर्पण में जो चेहरा देख पाते हैं वो कौन सा परावर्तन है? किसका उदाहरण है? नियमित परावर्तन का। और विशिष्ट परावर्तन में जब प्रतिबिंब दीवार पर स्पष्ट रूप से नहीं बन पाता है या दीवार से प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाना, कौन सा किसका उदाहरण है? विशिष्ट परावर्तन का। अब इसके उदाहरणों के बारे में बात कर रहे थे मित्रों। दैनिक जीवन में हम देख पाते हैं किसी वस्तु का रंग आप देख पा रहे हैं। जैसे मैंने शर्ट पहन रखी, इस रंग को आप पहचान पा रहे हैं। किसके कारण पहचान पा रहे हैं? प्रकाश के परावर्तन के कारण। दूसरा, वस्तु का आकार। जैसे आप देख पा रहे हैं कि मार्कर का जो आकार है किस प्रकार का मार्कर होता है, आप समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। तो ये क्या है? मैं इसका जो परावर्तन की घटना का ये उदाहरण है। मेकअप के बारे में बात करते हैं मित्रों। जो महिलाएं मेकअप करती है, जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो परावर्तन सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। क्यों करते हैं मित्रों? इसको समझें। जितनी ज़्यादा सतह सपाट होती है, चिकनी होती है, चमकदार होती है, उससे परावर्तन उतना ही अच्छा होता है। और परावर्तन जितना अच्छा होता है तो आपने देखा होगा किसी भी शादी समारोह में या सिनेमा में जो शूटिंग वगैरह होती है उनमें मेकअप किया जाता है अभिनेत्री और अभिनेताओं का, ताकि उनका जो फेस या उनका जो सौंदर्य है अच्छा प्रदर्शित हो सके, उनका जो चित्र रूप है, प्रतिरूप अच्छा है, छाया प्रति अच्छी बने उसकी। हम बात करेंगे पॉलिश के सिद्धांत की। जूतों पर पॉलिश करना, पेंटिंग करना, डेंटिंग पेंटिंग करना, ये कौन से सिद्धांत की बात कर रहा है? पॉलिश के सिद्धांत की। और पॉलिश का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? परावर्तन के घटना पर कार्य करता है ये। आगे बात करते हैं ग्रहों का चमकना। ग्रह जो चमकते हैं वो किसके कारण चमकते हैं मित्रों? परावर्तन के कारण ही चमकते हैं। पॉलिश को आप ध्यान से समझ लेना, किसी भी वस्तु पर रंग किया गया है वो चमकदार दिख रही है। कोई भी वस्तु चमकदार दिखती है या रंगीन दिखती है, उसका कारण क्या है मित्रों? प्रकाश का परावर्तन। किसी वस्तु का आप रंग पर देख पा रहे हैं कि ये लाल रंग की है, ये काले रंग की है, तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाश का परावर्तन की घटना वहाँ पर हो रही है। तो ये प्रकाश के परावर्तन की घटना के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, आपको मैंने दी है। कुछ बातें और हम देख लेते हैं कि जो घटना होती है प्रकाश के परावर्तन की, ये किससे होती है मित्रों? दर्पण से। किससे होती है मित्रों? दर्पण से। और ये किस सतह से होती है? सतह कैसी होनी चाहिए? अपारदर्शी। कैसे होनी चाहिए? अपारदर्शी सतह से। तो परावर्तन किससे होता है? दर्पण के द्वारा। और दर्पण भी कैसा होना चाहिए? अपारदर्शी। यहाँ पर बात करते हैं मित्रों आगे दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं मित्रों। कितने प्रकार के होते हैं दर्पण? दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा एक चम्मच आपके घर में आपने विशेष रूप से देखा ही होगा। चम्मच को आप लें और उसको इस प्रकार पकड़ें, उसमें जो आंतरिक भाग है वो देखें और एक बाह्य भाग है उसको देखें। आप खुद इस तथ्य को आकलित कर लेंगे और इसके उपयोगों को आप समझ लेंगे बिल्कुल छोटे से प्रयास के द्वारा। आपने देखा होगा कि उस आंतरिक भाग पे प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब ये जो होता है प्रकाश की किरणों को क्या करता है? केंद्रित करता है एक जगह।
अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण जो बाह्य भाग है उस पर यदि आप देखते हैं तो आपका चेहरा बड़ा दिखता है, बहुत ज़्यादा मोटा दिखता है। उसका कारण क्या है? प्रकाश की किरणों का फैलना। कहने का मतलब प्रतिबिंब जो बनता है वो बड़ा बनता है, प्रकाश को ये फैलाने का काम करता है, प्रकाश को क्या करता है? ये फैलाता है। तो यहाँ से हम इसके उपयोगों को समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। परिभाषा के बारे में यदि वो हो जाए, थोड़ा बहुत प्रश्न पूछ ले तो समझ लें कि किसी दर्पण का अंदर दसावां भाग परावर्तक पृष्ठ का कार्य करे तो अवतल दर्पण है। और यदि कैसा होता है? ये इस तरीके का होता है, बाह्य सतह पर रंग कर दिया गया है, ये परावर्तन का काम करेगा, और इसकी आंतरिक सतह पे रंग कर दिया गया है, और इसकी बाह्य सतह किसका कार्य करेगी? परावर्तक पृष्ठ का। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कैसे प्रश्न पूछता है मित्रों? जैसे पूछ लिया कि रोड लाइट में लगा दर्पण कौन सा होता है, तो रोड लाइट या स्ट्रीट लाइट में जो दर्पण लगा होता है मित्रों, आप खुद प्रयास कीजिए। रोड लाइट पे लगा, रोड लाइट का कार्य क्या होता है? प्रकाश को सड़क पर फैलाना। तो प्रकाश को फैलाता कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो रोड लाइट में कौन सा दर्पण काम में आता है? रोड लाइट में उपयोगी तो उत्तल दर्पण। हम बात करते हैं एक अन्य उदाहरण की, वाहनों के अग्रदीपों में कौन सा दर्पण काम में आता है मित्रों? तो आप देखें वाहनों के जो अग्रदीप होते हैं, जो हेडलाइट होती है, वो हेडलाइट प्रकाश को एक सीधी रेखा में लाने का प्रयास करती है, एक जगह केंद्रित करती है रोड के बीचों बीच। तो प्रकाश को केंद्रित करना, प्रकाश को एक जगह लाना, वो कौन सा दर्पण करता है मित्रों? अवतल दर्पण। इसके अतिरिक्त जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, सर्च जो लाइट होती है उसमें कौन सा दर्पण होता है? सर्च लाइट में प्रकाश एक जगह आता है ना, एकत्रित होता है। जो आपने देखा होगा, जो ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर्स काम में लेते हैं उस लाइट को। और जो बात करें कि लेंस के द्वारा, दर्पण के द्वारा जो डॉक्टर्स होते हैं, दांतों को देखने वाले डॉक्टर होते हैं, वो कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? तो प्रतिबिंब बड़ा चाहते हैं वो, तो प्रतिबिंब बड़ा किस में बनेगा? उत्तल दर्पण में। इसको भी आप समझने का प्रयास करेंगे। तो बिल्कुल आपको ये चीज, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है मित्रों? तो प्रकाश का परावर्तन हमने पहले पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन किससे होता है? दर्पण से। और जो ये परावर्तन होता है पारदर्शी सतह से होता है। किस सतह से होता है? पारदर्शी सतह। और सतह पारदर्शी होने के साथ साथ वो सतह माध्यम के ऊपर भी निर्भर करती है। ये बात करते हैं माध्यम कैसा है उसमें। तो यहाँ पर परावर्तन की बात करें तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर, क्योंकि इसमें माध्यम क्या होता है? बदलता है। किसमें? अपवर्तन में माध्यम बदलता है। अब इसके परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं थोड़ा सा, कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस चीज को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल आसान शब्दों में आप समझ जाएंगे इसको। पहले देख लेंगे परिभाषा कि एक माध्यम दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से क्या हो जाती है मित्रों? अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। ये कहने का मतलब, विचलित का मतलब हो जाता है भटक जाना। तो सीधी सी बात है, ये हम बात कर रहे थे, ये जो जितनी भी घटना है वो किस पे आधारित है? वेग पे आधारित है। कि जैसे ही वेग बदलता करता है, घटना नया रूप ले लेती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस चित्र के माध्यम से कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है। जब दो माध्यम में बात हो रही है तो प्रकाश किरण सबसे पहले, प्रकाश किरण जो आ रही सूर्य से आ रही है, ये प्रकाशिक स्रोत से आ रही है, तो यहाँ पर वायु है, तो विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। और ये जैसे ही अंदर प्रवेश करती है कांच के स्लेब में, तो कांच के स्लेब में जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। कांच का आप देखते हैं उनके ठोस टुकड़े हो गए, ठोस सघन, ये कहने का मतलब सघन माध्यम होता है। जब सघन माध्यम किसको कहते हैं? सघन माध्यम उस माध्यम को कहते हैं जिसमें कण पास पास होते हैं। तो कण पास पास होते हैं, आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, ठोस सतह है। जैसे ही अंदर प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित जाती है। अब ये पथ से किस प्रकार विचलित होती है, इस चीज को समझेंगे। सघन और विरल को समझ जाएंगे आप तो इस चीज को समझ लेंगे। देखते हैं मित्रों, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, तो जो प्रकाश की किरण होती है वो क्या होती है? अभिलंब से दूर हटती है। अभिलंब से क्या होती है मित्रों? दूर हटती है।
और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो प्रकाश किरण जाती है तो वो किरण अब अभिलंब की ओर झुकती है। तो सीधी सी बात है मित्रों, अभिलंब की ओर झुकना और अभिलंब से दूर होना। जैसे ही अभिलंब है, कोई प्रकाश किरण इस तरीके से आई, इस तरीके से आपतित हुई और इस तरीके से अभिलंब की ओर झुक गई, तो प्रकाश किरण कौन से माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। और यदि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो प्रकाश किरण दूर हटेगी अभिलंब से। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको, जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक गई है। ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और जैसे ही अभिलंब की ओर झुकती है आगे जाती है और फिर वापस कांच के स्लैब से बाहर निकलती है, फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वापस अभिलंब से दूर हटती है। तो ये हमने घटनाओं को समझ लिया है। यहाँ पर प्रकाश का पथ से विचलन क्या है? अभिलंब की ओर हटना और अभिलंब की ओर झुकना। ये प्रश्न भी आ सकता है मित्रों कि प्रकाश की किरण जब अभिलंब से दूर हटती है तो दो माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, किस प्रकार होते हैं व्यवस्थित? दूर हटती है तो सघन से विरल जा रही है। अब बात करते हैं इसके नियम की कि इसमें कोण I नॉट इक्वल टू कोण R होता है। मित्रों इसमें कोण I और कोण R बराबर नहीं होते हैं, ये विशेष बात है, दोनों में अंतर है, ये परावर्तन और अपवर्तन। पहला नियम है। दूसरा नियम इसमें यह है, अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होती है, तीनों एक ही तल में होती है। ये बात अपवर्तन में है मित्रों। यहाँ से अपवर्तन से एक बात एक और आती है, इसको समझेंगे। अपवर्तन में एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी। नई चीज़ क्या है मित्रों? अपवर्तन, यहाँ पर अपवर्तनांक शब्द भी एक नया रूप लेकर आता है यहाँ पर। तो अपवर्तनांक क्या होता है हम इसको अलग से पढ़ेंगे नई क्लास में। हम घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं, अब इसके उदाहरणों को समझ लेते हैं कि अपवर्तन की कौन कौन से उदाहरण होते हैं। मित्रों इसके उदाहरणों के बारे में बात कर रहे हैं। और उदाहरणों की बात करने से पहले मैं एक प्रश्न से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ इस घटना से। मित्रों इसके उदाहरणों को समझने से पहले हम इसके एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न एसएससी में पूछा गया था मित्रों कि एक पानी में डूबी हुई मछली पर यदि निशाना लगाना हो तो कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो बिल्कुल यहाँ से आप एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं अपना कि एक मछली पानी में तैर रही है। मान लीजिए एक मछली पानी में तैर रही है तो आपको निशाना कहाँ लगाना होगा? ऑप्शन था वहाँ पर मछली से थोड़ा ऊपर, मछली से थोड़ा नीचे, मछली के गलफड़ों पर, मछली की आँख में। तो मित्रों यहाँ पर क्या अपना उत्तर होना चाहिए या आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। तो हम इसकी जवाब आप देख ही लें, पहले मैं बता देता हूँ उसका जवाब क्या होगा कि मछली के थोड़ा नीचे निशाना लगाना होगा। तो इसको कैसे समझना है? देखो, पानी में डूबी हुई वस्तु का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, देखा होगा आपने, पढ़ा भी होगा, तो एग्जाम्पल देखे होंगे कि पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। सिक्का आपने को यहाँ दिखाई देगा, जबकि है सिक्का कहाँ? यहाँ पर, जबकि दिखाई कहाँ देगा? ऊपर। इसी के अलावा एक बात और करते हैं, कुएं का पेंदा, कुएं का जो पेंदा होता है, कुएं का पेंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। और यदि बात करें एक और, तो पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पानी में डूबी पेंसिल का क्या होना? मुड़ा हुआ दिखाई देना। तो मित्रों इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं उस प्रश्न को कि पानी में डूबी हुई कोई भी वस्तु हो वो हमेशा अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर दिखाई देती है। तो मछली पर कहाँ निशाना लगाना होगा मित्रों? तो मछली तो यहाँ है ना मित्रों, तो निशाना कहाँ लगाना होगा? इस नीचे वाली मछली पर, तो नीचे लगाना होगा ना, जो मछली अपने को दिखाई दे रही है उससे थोड़ा नीचे, तो सही जगह निशान लग जाएगा। तो ये हम हमारे जो उदाहरण थे इनसे भी क्लियर होता है ये। आगे बात करते हैं तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना जो घटना होती है प्रकाश के अपवर्तन की होती है। हम देखते हैं जो तारों से प्रकाश आता है, मान लीजिए तारा है, यहाँ से जो प्रकाश आता है तो पहले निर्वात से होता हुआ वायुमंडलीय परतों से गुजरता हुआ, टकराता हुआ पहुँचता है अपनी आंखों तक। और ये प्रकाश की जो चाल होती है घटती बढ़ती रहती है,
जैसे प्रकाश की चाल घटती बढ़ती रहती है तो हमें जो तारा दिखाई देता है अपनी वास्तविक स्थिति से इर्द गिर्द दिखाई देता है, इसीलिए तारा टिमटिमाता हमें दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी हमें सूर्य का दिखाई देना, ये भी किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन का। तो ये प्रयास रहा है मेरा आपको प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन समझाने का। आपका सहयोग बना रहेगा तो हम अन्य घटनाओं पर भी विशेष चर्चा करेंगे और कुछ प्रश्न आप यहाँ से करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों।